सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिटीजन जस्टिस फोरम के इस वीडियो चैनल पर। हमारा मिशन भारतीय नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है जो भारतीय संविधान ने उन्हें दिए है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके सबको चुनें ताकि हम जब भी नए वीडियोस अपलोड करते हैं या ऑनलाइन जानते हैं तो उसकी सूचनाएं आपको मिलती रहे। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप इस वीडियो को आपके संपर्क और दोस्तों के साथ साझा करें। हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सुलेमान भिमानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिटीजन जस्टिस फोरम वीडियो चैनल। Our mission is to empower Indian citizens by sharing knowledge about their fundamental rights as specified in the Constitution of India. If you are watching us for the first time, don't forget to subscribe and click the bell icon and select all so you receive notification whenever we upload new videos or go live. Sharing this video with your contacts and friends would be greatly appreciated. And today's topic is going to be introduced by our host Mohammad Afzal and the keynote speaker will be CA Amit Israni. नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपर के एक्शन को लेके, रजिस्ट्रार के एक्शन को लेके और जो ऑडिटर है उनकी क्या भूमिका होगी इन अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जैसे कि अपना भिमानी साहब ने बताया कि हमारे की नोट स्पीकर जो है अमित इसरानी जी, ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई वुड रिक्वेस्ट हिम to take it forward from here. Good evening, viewers. In the last couple of sessions, we have covered the various aspects of a role of a member, the role of the managing committee, the role of the registrar partly, the role of the builder partly, and now we'll try to do some kind of seamless analysis of how all these activities, if done in a proper manner, would reduce litigation and reduce the possibility of disputes in a society when development is the matter of subject. हो रहा है पूरे सिस्टम में कि शुरू सब ठीक से होता है, लेकिन चलते चलते एक्सपेक्टेड वेरिएशंस आते हैं, अनएक्सपेक्टेड वेरिएशंस भी आते हैं। और जितने भी कानून हैं हमारे पास और जितने भी जजमेंट्स हैं, दे आर मोस्टली फोकस्ड ऑन हाउ टू गेट द फ्लैट इविक्टेड और मेंबर रिमूव्ड एंड द पावर गिवन टू द डेवलपर बाय वर्च्यू ऑफ अ डेवलपमेंट एग्रीमेंट which is drafted by the lawyer but not really approved by the member. जब भी हम really approved बोलते हैं तो अप्रूवल का एक प्रोसीजर होता है कि अगर मेरे को एक कागज़ मिला है, I should be given reasonable time to read, I should be given reasonable time to take advice, I should be given reasonable time to comment, and then all the comments and objections and observations जो हर member का आता है उसको summarize करके you should then go back to the managing committee. इसका काम है जो लॉयर को अपॉइंट किया है वो सब देख के और ऐसा कागज़ बनाएगा विच इज़ मोर और लेस एक्सेप्टेबल टू द एंटायर जनरल बॉडी। अब होता क्या है कि एक लॉयर अपॉइंट हो जाता है, वो अपॉइंट हो जाता है कमिटी से, ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट उसके लिए कुछ पता नहीं चलता है, लॉयर का बैकग्राउंड क्या है पता नहीं चलता है, मेंबर्स डोंट हैव अ चांस टू ऑब्जेक्ट टू द लॉयर. And these kind of things happen mostly where there are multiple societies where they want to go for redevelopment together. तो 10 सोसाइटी होंगे या 8 होंगे या 6 होंगे जिनको साथ में मिलके रिडेवलपमेंट करना है, तो वहाँ एक एसोसिएशन बनता है और नहीं भी बने मर्जर भी हो सकता है, हैंड होल्डिंग हो सकता है, स्पेशल व्हीकल भी हो सकता है। लेकिन अगर एसोसिएशन बन जाता है तो एसोसिएशन इनवाइट्स दी रिक्वेस्ट एंड द कोर्ट फ्रॉम अ लॉयर, और फिर एसोसिएशन डिसाइड करता है 10 में से 3 को लेना है, 4 को लेना है, एंड देन वो भेजते हैं नाम बाकी सोसाइटीज़ को, और उसमें सोसाइटी हाँ या ना बोलता है। वहाँ इशू ये आता है कि किसी लॉयर का अगर किसी मेंबर के साथ एक पेंडिंग मैटर है, देयर इज अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस एट द एंड ऑफ द डे।
तो बिफोर एनी लॉयर इज अपॉइंटेड, लॉयर का नाम और सीवी ऑल 100% जो भी कोर्ट्स आए हैं should be circulated to every member, not only to societies, not only to committee. तो उसमें कोई भी मेंबर अगर उसको लगता है कि साहब ये लॉयर के ऊपर ये है, तो you should be allowed to do a black dot. Black dot माना you put a dot in the front of the name, so when it goes back they know कि इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, and finally it can be looked at and then decision can be taken to ensure कि clash of interest नहीं है, या उसने कोई केस ऐसा लड़ा है जो not in favor of members है और in favor of the builder है, या फिर डेवलपर का है, या किसी और का है, where there could be apprehension कि advice could not be or may not be fully in a manner कि the client is very comfortable with it, तो एकदम seamless होने का, तो वो एक एरिया है जो अभी तक टैकल नहीं हुआ है काफ़ी सोसाइटीज़ में. दूसरा होता है कि भाई ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट एक लॉयर बनाता है और सुबह देते हैं डेवलपमेंट एग्रीमेंट या ट्रिपल एग्रीमेंट, और 3 दिन में बोलते हैं सब लोग अप्रूव करके दे दो, साइन करो, कंसेंट करो. वहाँ पर फिर आता है प्रॉब्लम कि रीजनेबल टाइम नहीं दिया और सबने साइन कर दिया, फिर मैटर कोर्ट में जाता है और डिले होता है. तो बाद में टाइम डिले करने के बदले आप पहले ही सबको टाइम दे दो, सो दैट पीपल कैन कंफर्टेबली. और कभी रश नहीं होता है, कभी भी रीडेवलपमेंट में रश नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू कहते हैं ना, यू एक्ट इन हेस्ट एंड रिग्रेट इन लेजर. तो हेस्ट किया आपने जल्दी करके, और फिर बाद में 2 साल निकल जाता है, 3 साल निकल जाता है और उसमें क्वेरीज आती है. लेकिन अगर पहले ही आपने 2 महीना दे दिया कि सब लोग अपने लोगों से पूछो, वाइफ से पूछो, हस्बैंड से पूछो, सबका ओपिनियन लो, कंसोलिडेट करो और फिर एग्रीमेंट बनाओ, तो उसमें चांसेस ऑफ लिटिगेशन आर रिड्यूस टू द मैक्सिमम. तो वो एक एंगल है जो रजिस्ट्रार को भी देखना है, वो एक एंगल है जो मैनेजिंग कमेटी को भी देखना है, और वो एक एंगल है जो डेवलपर को भी देखना है और मेंबर को भी देखना है. तो एवरीबॉडी शुड प्ले अ रोल इन अ वेरी सिंपल फॉर्म, इन अ सिंप्लीफाइड, सिंप्लिसिट सर बोलते हैं उसको, मैनर, सो दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज द रश एंड व्हाट इज द हरी. एक एंगल वहाँ से आता है. फिर ये जो ट्रिपल ए एग्रीमेंट है उसमें काफ़ी क्लॉजेज आते हैं विच आर मेड बाय द लॉयर, बट द लॉयर डजंट टेक द व्यू ऑफ द मेंबर्स. हर मेंबर को अपने इश्यूज हैं, हर मेंबर को अपना रिक्वायरमेंट है. तो जब लॉयर आता है बनाने के लिए, तो ही शुड फॉलो सम सॉर्ट ऑफ चेक एंड मेट सिस्टम, कि पहला वो सबको भेज देगा, सब मेंबर्स को सर्कुलेट करेगा और सब मेंबर का हाँ या ना आना चाहिए. ओनली देन it should be approved, made by the, finalized by the lawyer, that is pre जनरल बॉडी. ये नहीं कि जनरल बॉडी में लेके आके वहाँ 9 ने बोला yes, 10 ने बोला no, nobody knows क्यों बोला, then goes back to the lawyer, करेक्शन करके दो, he doesn't know why the correction is being asked for, और end of the day जब ये आता है then questions start arising. तो वो एक रोल है. अब इसमें डेवलपर का क्या रोल है और रजिस्ट्रार का क्या रोल है. हमारा जो सेक्शन 79A है, जिसके ऊपर इतनी बातें हुई हैं कि कंपलसरी है, नहीं कंपलसरी है, कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे लास्ट टाइम हमने बताया एक जजमेंट था जिसमें लिखा था कि दिस इज बीइंग क्वॉश्ड बिकॉज देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस, बट कॉन्सिक्वेंसेस आर देयर, व्हिच इज द रिमूवल ऑफ द ऑफिस बेरर. यहाँ पर थोड़ा हम लोग को वी आर यूजिंग द वर्ड्स वेरी वेरी कैजुअली. 79 is a section. 79A is a section. Notification comes out of the section. So notification cannot be different than what the mother section does. If it is a cow, the milk of the cow will always be a cow's milk. It cannot be a buffalo milk. तो अगर आप उसको अलग करोगे, ये दूध है, फिर बोलोगे किसका दूध है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, शीप का है, डोंकी का दूध है, तो उसमें फिर बड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है. तो हमको शुरू से ये रखना है कि भाई एक्ट इज सुप्रीम. एक्ट में जो आया है उसको हमको फॉलो करना है, उसके ऊपर कोई डिविजनरी नहीं है. एक्ट के ऊपर नहीं बोल सकते हैं कि एक्ट का जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न ऑफ द एक्ट करेक्ट है कि नहीं है. तो अभी प्रोविज़न ऑफ द एक्ट क्या बोलता है कि जो भी नोटिफिकेशन निकलता है वो मैंडेटरी, शैल बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड. जब लॉ ने बोल दिया स्ट्रिक्टली कंप्लाइड, देन वॉट एवर इज द रिजल्ट ऑफ दैट सेक्शन, द फ्लो आउट फ्रॉम दैट सेक्शन would automatically have the complete color of that particular section.
अगर आपका सेक्शन ब्लू बोलता है तो द रिजल्ट कैनॉट बी और द सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट कैनॉट बी कॉल्ड टू बी सेड इट इज पार्टली रेड, इट इज पार्टली ब्लू, पार्टली ग्रीन, पार्टली येलो. तो वहाँ एक बहुत ही कन्फ्यूजन आता है, और वो ज़्यादातर आता है बिकॉज व्हेन द लॉयर्स आर आर्ग्यूइंग बिफोर द हाई कोर्ट और बिफोर एनी अदर कोर्ट, इसको थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि सर ये जो लॉ है, लॉ ऐसा बोलता है, 79 क्या बोलता है वो डिफाइन पहले करने का, राइटिंग में आने का. So judges are doing 2,000, 3,000 acts, and no human being will have all the finer points of all the laws at the tips of their finger. तो ये मेंबर का भी काम है, पेटिशनर का भी काम है, रिस्पोंडेंट का भी काम है कि अपने राइटिंग में पहले तो पूरा 79A क्या होता है, उसमें कौन से किसको अप्लाई करता है, क्योंकि 79A तो सब सोसाइटीज़ को अप्लाई करता है, भले वो लेबर सोसाइटी हो, APMC हो, शुगर फैक्ट्री हो, वो कॉमन सेक्शन है, और सब जगह जहाँ भी डायरेक्शन आता है सभी मैंडेटरी है. तो ये एक्सेप्शन क्यों है? इट्स बिकॉज ऑफ द वे इट इज़ प्रेजेंटेड इन द राइटिंग्स. तो वो सामने से दिखता है, वर्ड्स आर यूज विच आर नॉट द राइट वर्ड्स टू यूज इन द राइटिंग, सो दैट कैन बी अवॉइडेड. एंड अकॉर्डिंगली व्हाट इज मैंडेटरी बाय लॉ, द चाइल्ड ऑफ दैट विल ऑलवेज बी मैंडेटरी. इट कैनॉट बी लॉ सेज मैंडेटरी एंड द चाइल्ड कम्स आउट सेइंग नॉट मैंडेटरी. तो वो थोड़ा आई थिंक सुलेमान भाई बीइंग एन एडवोकेट would be able to talk about that angle and give clarity from a legal point of view. I'm talking as an auditor, because when I'm writing my report, I will look at it as the bylaw. I will look at it act क्या बोलता है, और हमको खाली वही रिपोर्ट देना है कि is the society following the bylaw, and if there's a breach of the bylaw, तो breach of the bylaw or the act or the rule पे मुझे रिपोर्ट बनाना है as a auditor. But the legal mind has other options, other manner. So I would request Suleiman Bhai to throw some light on my comparison and my confusion that has come up. Yeah, advocacy is a craft. So it is one side has to win and other side has to lose. It's like a cricket game. So whoever presents his case well before the bench, he gets it. Now there is a confusion about, if you don't comply 79A, the registrar, if you file a complaint, the registrar can debar you for 6 years or 2 terms of the election. But here what I want to bring is that ordinary members, not I'm talking about the committee members, ordinary members are not aware of their rights, right? They leave it कि managing committee है, managing committee करेगी. There are few members who sit with the managing committee, they discuss and then they come out. But until and unless आप सोचो, आज मीरा रोड में भी एक फ्लैट की कीमत है वो 1 करोड़ रुपए की, राइट? तो अगर हम रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो हम करोड़ों रुपए की चीज जो है वो बिल्डर को दे देते हैं, राइट? एंड देन वी आर वेटिंग दैट हमें नया मकान मिलेगा, बड़ा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और बहुत से सिटीजन जो है वो नए मकान की आस में नई दुनिया में चले जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू सी द न्यू हाउस. तो इसमें ईच एंड एवरी मेंबर हैज टू पुट देयर माइंड प्रॉपरली एट द राइट प्लेस. सबसे पहली बात आती है कि डीए मैंने नॉर्मल प्रैक्टिस में देखा हो, मैंने एक डीए बना के दिया था एक सोसाइटी को, और उसमें एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर था, उसने सारे काफ़ी इनपुट दिए थे. तो मैंने बोला था कि ये एम्यूनिटीज़ का ये जो है, तो बोले वो दीवानी साहब आप फिक्र मत करो, मैं कर लूँगा. आई थॉट कि मैं इनपुट दूंगा और एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर इनपुट देगा तो उसमें मेरे को और कुछ ज़्यादा सीखने मिलेगा. तो मैं बोला वो फाइनल करने के पहले मेरे को जरा एक बार दिखा देना. अब 3 महीने के बाद में आते कि भाई ये PAAA फाइनल करो. तो मैं बोला वो एग्रीमेंट का क्या हुआ, टीए का? तो मैंने वो तो हमने रजिस्टर कर दिया. तो मैं बोला आई हैव टू सी बिफोर फाइनलाइजिंग दिस PAAA आपने रजिस्टर क्या किया. तो जब रजिस्टर एग्रीमेंट मेरे पास आया तो काफ़ी सारे उसके अंदर प्रॉब्लम्स थे. फिर मैं बोला अगर जब तक ये रेक्टिफाई नहीं होता है टीए, तब तक PAAA पे मैं कुछ भी करूँगा तो कोई मतलब नहीं है. क्योंकि सबसे पहले जो क्लॉज था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, ईच एंड एवरी मेंबर विल गेट 1 पार्किंग, वो उसने इस तरह से लिखा था कि मैं
एमसीजीएम अप्रूव करेगा उतनी पार्किंग में दूंगा, तो जो उनको 40 पार्किंग मिलने वाली थी और सोसाइटी को 40 मेंबर की, अगर एमसीजीएम रूल्स के हिसाब से जाऊंगा तो 18 या 12 मिलेगी उसको। तो मतलब व्हाट वाज प्रिंसिपली एग्री, मतलब ईच पार्किंग एवरी मेंबर विल गेट 1 पार्किंग एंड देन द सेलेबल कंपोनेंट को जो पार्किंग देने का है वो अप्रूव करेगा और वो होगा। तो दैट वाज द वन थिंग विच हैड टू बी रेक्टिफाइड। फिर वो एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, वो कुछ भी लिखा नहीं था उससे, तो वो एक कॉन्ट्रडिक्टिंग था। फिर बाद में जितने भी उसके अंदर जो क्लॉजेस थे वो ऊपर और कुछ लिखा था और नीचे आने के बाद में वही क्लॉज को वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था। तो जब वो ये चीज कोर्ट में जाएगा तो नेचुरली बिल्डर का एडवोकेट तो वो प्रेस करेगा जो इट इज इन द फेवर ऑफ द बिल्डर।